ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारे जो संस्कृत शिक्षण की इकाई है उसका नाम है गद्य शिक्षणम। इस गद्य शिक्षणम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम गद्य जो पद है उसकी उत्पत्ति, उसका अर्थ और फिर विभिन्न जो कवि हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके मतानुसार अलग अलग गद्य की जो परिभाषा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्य से स्वरूपम किम। तो कहते हैं कि गद्यम इति शब्द से उत्पत्ति ही गद धातो अभवत्, यस्य अर्थ भवति स्पष्ट कथनम इति। साहित्य दर्पणकार है विश्वनाथ है अपि उक्तम वृत्तबंधोजितम गद्यम, अर्थात छंदबद्धहीना शब्दार्थ योजना गद्यम अस्ति, जिसमें छंद आदि के बंधन से रहित जो रचना होती है उस रचना को गद्य कहा जाता है। जैसा कि काव्यादर्श आचार्य दंडी महोदय उक्तम यत् अथा पद संतानो गद्यम, अर्थात सुबंत तिगंत पद समुदाय निपात पादस्य अभाव गद्यमिति भवति। आंग्ल भाषायां गद्य प्रोज इति शब्देन ज्ञायते। जो आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी भाषा, उस भाषा में गद्य को प्रोज इस शब्द से जाना जाता है। जैसा कि अन्य जो कोशकार हैं उन्होंने भी प्रोज शब्द का जो अर्थ बताया है वो क्या बताया है? स्पष्ट सरल अनलंकृत भाषायाम कथनम इति गद्यम, ये बताया है। आगे बता रहे हैं कि द्वंद्व रहित मौखिक लिखित साधारण रूपैश्च यत् उक्तम तद गद्यम भवति। आगे गद्य के बारे में जैसा कि ऊपर भी लिखा गया है, गद्य की जो परिभाषा है वृत्तबंधोजितम गद्यम, अर्थात वृत्त का तात्पर्य क्या है? छंद, यानी छंद के बंधन से रहित। अर्थात अब यह भी कह सकते हैं कि जिस के अंदर छंद आदि का प्रयोग नहीं होता वो गद्य कहलाता है। और जब हम वृत्तबंधोजितम गद्यम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे कि वृत्त का मतलब छंद के बंधन से रहित जो रचना होती है वो गद्य कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आंग्ल भाषायां गद्यम प्रोज इति शब्देन ज्ञायते, आंग्ल भाषा में गद्य को प्रोज कहा जाता है। उसी प्रकार गद्य के जो कवि उनके लिए कहा गया गद्य कवि नाम निक्षाम वदंती, कह रहे हैं कि जो गद्य है वो कवियों के लिए एक कसौटी के समान बताया गया है। अब गद्यम कवि नाम निक्षाम वदंती इति श्रुत्यानुसारम गद्य कवि नाम कसौटी वर्तते। पद्य कवि ही अलंकारेण बंधः भवति, किंतु अलंकार है शैली विकासे मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। आगे बता रहे हैं कि काव्य यदि कवि कोऽपि त्रुटि भवति, अर्थात काव्य यदि कवि कोऽपि त्रुटि करोति तदा तस्य उपेक्षा कथयति यत् मात्रा बंधन कारणात् एतत् कृतम् इति, किंतु गद्य तु लेखकस्य कृते किमपि बंधनं नास्ति। लेखक गद्य सतर्कतां धारयति। लेखक गद्य की रचना करते समय केवल सतर्कता की ओर, शब्द चयन की ओर ध्यान देता है, न कि मात्राओं पर आदि पर। अतः कथयितुं शक्यते यत् गद्यम कविनाम निक्षाम वदन्ति। अब
बता रहे हैं कि प्राचीन संस्कृत गद्य से दो भागौ प्राप्त है। प्राचीन है हमारा जो संस्कृत गद्य है वो हमें दो भागों में प्राप्त होता है, और पहला जो भाग है वो है कथा साहित्यम, और दूसरा जो भाग है वो है आख्यायिका साहित्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कथा साहित्य किसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि कथा साहित्यम एतत् लेखकस्य कल्पनासु आधारितम भवति। जो कथा साहित्य है वो लेखक की कल्पनाओं के आधार पर होता है। और द्वितीय है आख्यायिका साहित्य। तो इसमें कह रहे हैं कि एतत् ऐतिहासिक तथ्यानाम आधारितम भवति। ये जो आख्यायिका साहित्य है ये ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं उन पर आधारित होता है, और आत्मकथा शैल्या प्रयोग है दृश्यते। इसमें आख्यायिका साहित्य में जो कवि है, जो कवि रचना करता है वह इसमें उसकी आत्मशैली का प्रयोग अधिक देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि गद्य शिक्षण से उद्देश्यानि कानि, कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, सामान्य उद्देश्य, और दूसरा जो है वो है विशिष्ट उद्देश्य, यानी सामान्य उद्देश्यानि विशिष्ट उद्देश्यानि। अब हम जो इसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है उनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम गद्य शिक्षण से सामान्य उद्देश्यानि कानि सन्ति तेषां विषये चर्चा कुर्मः। तो सामान्य उद्देश्य अंतर्गत प्रथमं छात्राणां नवीन शब्दानां वृद्धिकरण। पहला जो गद्य शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या है कि छात्रों में नवीन शब्दों का वृद्धि करना, यानी नवीन शब्दों की उनके ज्ञान में, उनके ज्ञान के भंडार में नवीन शब्दों को और जोड़कर उसमें वृद्धि करना। द्वितीयम छात्राणाम उच्चारण शुद्ध्यर्थम सहायता प्रदान करना। दूसरा जो है वो बता रहे हैं कि छात्रों के जो उच्चारण है उसको शुद्ध करने के लिए सहायता प्रदान करना। तृतीयम छात्राणाम पठित वाक्यानाम अनुच्छेदानां च अर्थ अवबोधने सहायता प्रदानम। चौथा है छात्रेषु गद्यम अध्ययनम रचनां च प्रति रुचि उत्पादनम। पांचवा है छात्राणाम कल्पना शक्ति है विकास करणम। छठा है छात्रेषु गद्य पाठांतर्गत आगतानां पाठ्य विषये वस्तोः ज्ञान प्रदानम। सप्तमम छात्राणां गद्य से विविध शैलीनां विषये परिचित करणम। इन सामान्य उद्देश्यों के बाद में हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्यों को, जिनमें पहला जो विशिष्ट उद्देश्य है वो आता है ज्ञानात्मकम। ज्ञानात्मक उद्देश्य है यथा शब्द भंडार है, संधि, समास, प्रकृति ही, प्रत्यय, उपसर्ग है, वाक्य रचना आदि ज्ञान प्रदान। देखिए ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उनमें पहला जो बिंदु है वो है भाषा तत्व नाम ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। और उन भाषा तत्वों के अंतर्गत जैसा हमने अभी पढ़ा कि संधि है, समास है, प्रकृति है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, वाक्य रचना है आदि का ज्ञान प्रदान करना। और इसी के अंतर्गत जो द्वितीय बिंदु है वो है विषय वस्तु न है ज्ञान प्रदान। अर्थात पाठ्य विषय से महत्व सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक अनुभूति नाम ज्ञान प्रदान करना। यानी जो पाठ्य विषय वस्तु है उसके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना, और उसका जो सांस्कृतिक और पौराणिक
और व्यवहारिक और वैज्ञानिक जो महत्व है उसके बारे में उनको जानकारी प्रदान करना। तृतीय जो बिंदु है वो है विभिन्न विधानाम ज्ञानम, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, जैसे कथा है, आख्यायिका है, एकांकी है, वार्तालाप है, किसी की जीवनी है, किसी की आत्मकथा है, उसके बारे में भी संस्कृत गद्य से विभिन्न विधिना विषय ज्ञान प्रदान करना, संस्कृत विधियों के अंतर्गत इन सभी का ज्ञान प्रदान करना। और दूसरा जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो है अवबोधात्मकम उद्देश्यम। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि भाव ग्रहण से द्वयो कौशलयो हो, भाव ग्रहण करके जो दो कौशल है भाव ग्रहण करने के, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम और पठित्वा अर्थ ग्रहणम, यानी सुन करके अर्थ को ग्रहण करना, और दूसरा जो है वो है पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रकार की योग्यता का उत्पादन करना। तृतीय जो विशिष्ट उद्देश्य है वो आता है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्राणाम लिखित अभिव्यक्त है, मौखिका अभिव्यक्त है, विकास करणम, कक्षा कक्षे प्रश्नोत्तर माध्यमेन लिखित अभिव्यक्त है, मौखाभिव्यक्त है, मूल्यांकनम कर्तुम शक्यते। चतुर्थ जो विशिष्ट उद्देश्य है वो है अभिरुच्यात्मकम उद्देश्यम। तो संस्कृत भाषा प्रति गद्य साहित्यम प्रति च छात्राणाम रुचे है विकास करणम। बता रहे कि संस्कृत भाषा और संस्कृत जो गद्य साहित्य है उस गद्य साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना। एतदर्थम पाठ्य पुस्तकानाम अतिरिक्तम गद्य साहित्यम अन्यानि सरल संस्कृतस्य पुस्तकानि पत्र पत्रिका पठनार्थम रचनार्थम छात्राणाम अभिप्रेरित करणम। इन्हें आदि रचनाओं को के विषय में भी छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। पांचवा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो जो उद्देश्य वो है अभिवृत्त्यात्मकम उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य इसके अंतर्गत छात्रेषु पठित गद्यांश आधारे सद्वर्तिना विकास करणम, छात्राणाम मौलिकता प्रति उन्मुख करणम। अब इन उद्देश्यों के बाद में हम देखते हैं कि स्तरानुसारम कि किस स्तर के बच्चों के, जैसे ये आपका प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है, इन स्तर के अनुसार गद्य शिक्षण से उद्देश्यानि कानि भवन्ति। तो सर्वप्रथमम प्राथमिक स्तर है, कक्षा षष्ठी सप्तमी अष्टमी पूर्व प्रवेशिका मध्यमा इत्यादयः कक्षा आगच्छन्ति अस्मिन् स्तरे अंतर्गते। द्वितीय माध्यमिक स्तर है, अस्य अंतर्गत कक्षा नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी। और तृतीय है उच्च स्तर है, इसमें स्नातक स्तर से कक्षा आगच्छति, तेषु शास्त्री आचार्य है इत्यादयः है। तो सर्वप्रथमं प्राथमिक स्तर से उद्देश्यानि कानि भवन्ति अस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः वयं। तो प्राथमिक स्तर से प्रथमम् उद्देश्यम् अस्ति सरल संस्कृत शब्दानां शुद्धोच्चारण करणम। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उनमें निम्न आयु के जो छात्र होते हैं, कम आयु के जो छात्र होते हैं, उनको गद्य साहित्य के जो उद्देश्य है, जिसमें हम सबसे पहले जो सरल संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनके शुद्ध उच्चारण पर हमें बल देना चाहिए। द्वितीय है छात्राणाम शब्द भंडारे वृद्धि करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्राणाम नवीन शब्दैषः परिचित करना, छात्रों को आने वाले जो नए नए शब्द हैं उनका परिचय प्रदान करना। तृतीयम छात्रान् सरल संस्कृत भाषायां मातृभाषायां च पाठगत विचाराणां प्रकाशनम मौखिक रूपे लिखित रूपे च करणम। कह रहे हैं
कि सरल संस्कृत भाषा और जो मातृभाषा है और जो पाठगत विचार है उनका प्रकाशन भी मौखिक रूप से और लिखित रूप से करना चाहिए। आगे है छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पन्न करणम, छात्रों को संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। नेक्स्ट है छात्रेषु नैतिकताया विकास करना, छात्रों में संस्कृत भाषा गद्य शिक्षणों के माध्यम से उनमें नैतिकता का विकास करना। इसके बाद में द्वितीय जो स्तर आता है वो आता है माध्यमिक स्तर, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि कक्षा 9वीं 10वीं एकादशी और द्वादशी आती है, तो वहां पर छात्रों में गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं छात्रान भाषा तत्वानाम ज्ञान प्रदान, यानी छात्रों को भाषा तत्व किसे बताया गया है कि जो गद्यांश हम पढ़ रहे हैं उसमें आने वाले जो संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, धातु है इत्यादि का ज्ञान प्रदान करना। और छात्रान पाठगत विषय वस्तु न स्पष्टीकरण, पाठ में आई हुई जो विषय वस्तु है उसको अच्छी तरह से बताना, कुछ विषय वस्तु से उन छात्रों को परिचित कराना। तृतीय जो आता है वो आता है छात्राणाम गद्य शिक्षण से विभिन्नानां विधिनां परिचय प्रदान, पाठगत जो भी विभिन्न गद्य शिक्षण की विभिन्न जो विधाएं हैं उनके बारे में उन्हें ज्ञान करवाना चाहिए, यथा कथा है, एकांकी है, पत्र आदि। चतुर्थ जो माध्यमिक स्तर का उद्देश्य आता है वो आता है छात्राणाम मौखिका अभिव्यक्ति रूपे लिखिता अभिव्यक्ति रूपे च मातृभाषायां सरल संस्कृत भाषायां च विचाराभिव्यक्ति व्यक्ते है क्षमतोत्पादनम, विचारों की अभिव्यक्ति का उत्पादन करना। नेक्स्ट आता है छात्राणाम आरोह अवरोह पूर्वकम भावानुगुणम शुद्ध गद्य वाचनम क्षमतोत्पादनम। और छात्रेषु संस्कृत भाषा साहित्यम च पठने रुचि ही जागृति करणम। उससे अगला जो उद्देश्य है वो है छात्रान पठित गद्य अंशानाम आधारे चरित्र निर्माण से देश प्रेम से मानव प्रेम से च शिक्षा प्रदान करणम। उससे अगला आता है गृहित विचाराणाम आधारे, यानी जो भी विचार हमारे द्वारा ग्रहण किए गए हैं उन विचारों के आधार पर स्वानुभूत्या आधारे च कल्पना सकते हैं विकास करना, अपने द्वारा अनुभव की गई जो कल्पना शक्ति है उसका विकास करना। इसके बाद में हम देखते हैं उच्च स्तर गद्य शिक्षण से उद्देश्य यानी कहानी संति। तो सर्वप्रथम छात्रान भाषा तत्वानाम विशद ज्ञान प्राप्त करना। जैसे पहले हमने देखा कि केवल माध्यमिक स्तर में छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, और यहाँ पर उच्च स्तर पर भाषा तत्वों का विस्तृत ज्ञान प्रदान करना। विस्तृत ज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रकृति है, प्रत्यय है, शब्द की उत्पत्ति है और रूप सिद्धियां, इनके हम देखते हैं। उसके बाद में जो उद्देश्य आता है वो है छात्रेषु निर्णयात्मक शक्ति है विवेचनात्मक शक्तिश्च विकास करणम, यानी छात्रों की जो निर्णयात्मक और विवेचनात्मक शक्ति है उसका विकास करना। इसके बाद में छात्रान संस्कृत साहित्य से गहन अध्ययनम प्रति प्रेरणम, छात्रों को संस्कृत गद्य साहित्य है उसकी ओर अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। छात्रेषु संस्कृत माध्यमेन भावानाम व्यक्त करने से क्षमतोत्पादनम, यानी जो भाव हमने ग्रहण किए हैं उनको हम अभिव्यक्त कर सके, इस प्रकार की योग्यता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। छात्रेषु सृजनात्मक शक्ति विकास करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। अब बता रहे हैं कि गद्य पाठानाम प्रकार है, कि गद्य जो पाठ है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बता रहे हैं कि गद्य पाठानाम या गद्य पाठम द्विविधम भवति। जैसे प्रथमम
गहन अध्ययन निष्ठ पाठ है और दूसरा है सरल अध्ययन निष्ठ पाठ है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षण विधि की दृष्टि से गद्य शिक्षण के कितने भेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो ही भेद बताए हैं, गहन अध्ययन और सरल अध्ययन। तो गहन अध्ययन और सरल अध्ययन से तात्पर्य क्या है, इसको हम दोनों में देखते हैं। तो गहन अध्ययन में आदर्श वाचने अनुकरण वाचने अधिक बल प्रदान, यानी गहन जो अध्ययन है उसमें आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन है उस पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि सरल जो अध्ययन है उसमें मौन वाचने बल प्रदानम, केवल मौन वाचन पर बल दिया जाता है। इसी के अंतर्गत गहन अध्ययन में काठिन्य निवारण विधिना विस्तृत व्याख्या सहितम अध्ययनम भवति, यानी काठिन्य निवारण सहित विभिन्न विधियों के द्वारा और व्याख्या सहित विस्तृत अध्ययन होता है, जबकि सरल अध्ययन में छात्र ही अनुभूतानाम कठिन शब्दानाम अर्थमात्र कथनम भवति। तृतीय जो गहन अध्ययन का बिंदु है वह है विचारात्मक प्रश्नानाम विश्लेषणात्मक प्रश्नानाम महत्वम वर्तते, जबकि सरल अध्ययन में बोध प्रश्नानाम अधिकम महत्वम वर्तते। चतुर्थ विस्तृत पाठ योजना होती है। गहन जो अध्ययन है उसमें जो पाठ योजना होती है उसका जो स्वरूप है वो विस्तृत होता है, जबकि सरल अध्ययन में जो पाठ योजना का स्वरूप होता है वो संक्षिप्त होता है, यानी संक्षिप्त पाठ योजना भवति। आगे हम देखते हैं कि गद्य शिक्षण से काठिन्य निवारण से परविधय है कहानी संति, यानी गद्य शिक्षण में जो काठिन्य निवारण बिंदु आता है, जो सोपान आता है, उसमें प्रयुक्त होने वाली जो प्रविधियां हैं जिनको हम विधि के नाम से जानते हैं, वो प्रविधियां कौन कौन सी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे जो अच्छी विधि है वो बता रहे हैं वस्तु प्रदृश्य, यानी किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखा करके हम अपना जो वाक्य होता है या शब्द होता है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है चित्रम प्रदृश्य, चित्र को दिखा करके। फिर तीसरा जो विधि है वो है प्रकृति ही माध्यम, यानी जो भी विषय वस्तु उसी प्रतिकृति दिखा करके। चौथा जो है वो रेखा चित्र प्रविधि के माध्यम से। पांचवा अनुवाद प्रविधि के माध्यम से। छठा प्रश्नोत्तर विधि। सातवां जो है वो है उदाहरण विधि। आठवां जो है वो दंत कथा प्रविधि। और नौवीं जो है वो है अर्थ कथन प्रविधि। 10वीं जो है वो है पर्याय कथन विधि। और 11वीं जो है वो है विलोम कथन विधि। 12वीं जो है वो है अभिनय विधि। 13वीं जो है वो है संधि विच्छेद प्रविधि। 14वीं जो है वो है समास प्रविधि, समास विग्रह प्रविधि। और 15वीं जो है वो है व्याख्या प्रविधि। 16वीं जो है वो है व्युत्पत्ति प्रविधि। तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण में के काठिन्य निवारण में प्रयुक्त होने वाली जो प्रविधियां यहाँ बताई हैं वो 15-16 प्रविधियों के माध्यम से हम उसे प्रयुक्त काठिन्य निवारण का जो शब्द है उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि गद्य शिक्षण मूल्यांकन, कि गद्य शिक्षण में मूल्यांकन जो है उसका क्या महत्व है। तो बता रहे हैं कि गद्य शिक्षण मूल्यांकन से महत्व। तो पहला जो महत्व है वो हम देखते हैं कि मूल्यांकनेन ज्ञायते यत् उद्देश्यानां प्राप्ति अभवत न वा इति। कह रहे हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। द्वितीय है कि मूल्यांकन प्रक्रिया इदम निश्चितम क्रियते यत् येषां उद्देश्यानां प्राप्ति न अभवत येन समुचितम
उपचारात्मकम अनुदेशनम दातुम शक्यते। तृतीय जो उद्देश्य है उसमें बता रहे कक्षायाम छात्राणाम उद्देश्यानां प्राप्ति अनुसारेण स्त्रीकरणम वर्गीकरणम कर्तुम शक्नुमः। चतुर्थ जो बिंदु है उसमें बता रहे हैं मूल्यांकनेन शिक्षण विधिनाम प्रविधिनाम उपादेयता न्यूनता न च ज्ञाता भवति। अगले बिंदु में मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक छात्राभ्याम पुनर्बलस्य कार्यम करोति। और अंतिम जो सप्तम बिंदु है उसमें बता रहे हैं कि मूल्यांकन प्रक्रियायाम मानदंड है निर्धारणम परीक्षायाः महत्वपूर्ण कार्यम भवति। इत्यस्मिन् छात्राणां व्यवहारिक परिवर्तनानां परीक्षणम् अपि भवति। परीक्षणस्य आधारे शिक्षकाणां कृते स्वक्रियासु शोधनार्थं विकासार्थं दिशा मिलति। अब आगे बता रहे हैं कि गद्य शिक्षणे उपचारात्मकम शिक्षणम। तो इसमें बता रहे हैं कि अध्यापक है छात्राणाम अधिगम संबंधी दोषान विज्ञाय तान दोषान दूरीकरणार्थम छात्राय ज्ञान अर्जनाय उचितम दिशा प्रति परेषण करणस्य प्रयासम एवं उपचारात्मकम शिक्षणम भवति। अब इस उपचारात्मक शिक्षण की भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग अपने मत के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है इसकी परिभाषाएं दी हैं। उनमें सर्वप्रथम हम योकम सिम्पसन महोदय हैं, वो बता रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षणम तम विधिम अन्वेषणाय प्रयत्नं करोति यो छात्राणां कुशलतायाः विचाराणां त्रुटिन दूरीकरणं सफलता प्रदत्ते। इसी अनुसार दूसरे जो दार्शनिक आते हैं उनका नाम है ब्लेयर जोन्स सिम्पसन। तो ये भी बता रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षणम वास्तवे उत्तर शिक्षणम वर्तते यत छात्रान् स्व वास्तविक स्थितेः ज्ञानं प्रददाति च सुप्रेरित क्रियाभिः स्व न्यूनतायाः क्षेत्रे अधिक योग्यता प्राप्ति दिशि अग्रसरम करोति। तो आगे गद्य शिक्षणे उपचारात्मक शिक्षण से महत्व किम। तो बता रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षणम छात्रान् शैक्षिक दोषान् दूरीकरणे उपयोगी वर्तते। उपचारात्मक शिक्षणम शिक्षकानां कृते छात्राणां विषये ज्ञान प्रदानं करोति। तृतीय उपचारात्मक शिक्षणम कक्षायाः वातावरणे प्रभावोत्पादने सहायकं भवति। चतुर्थ उपचारात्मक शिक्षणे छात्रेषु स्वविचारान् सुनियोजितार्थं योग्यता प्रददाति। और अंतिम है उपचारात्मक शिक्षणम छात्रेषु समायोजनस्य क्षमतायाः विकास करने उपयोगी वर्तते। अब बता रहे हैं कि गद्य पाठ्येषु मुखरवाचनम अर्थात मौन वाचन से किम महत्व वर्तते। तो बता रहे हैं कि मुखरवाचनम इति सस्वर वाचनम। तो बता रहे हैं कि सस्वर वाचन का गद्य शिक्षण में क्या महत्व है। तो कि मौखिका विव्यक्तेः कलायां निपुणता प्राप्त्यर्थं सस्वरवाचनम् उपयोगी वर्तते। मुखरवाचनं सस्वरवाचनं व्यक्तवाचनम् इत्यादि नामाभिः अपि ज्ञायते। यावत् छात्रः मौनवाचनस्य महत्वं न जानाति तावत् सस्वरवाचनस्य छात्रस्य कृते बहु महत्वं वर्तते। अनेन वाचनेन
संस्कृत उच्चारणस्य संस्कृत पठनस्य च अभ्यासः भवति। आत्मविश्वासपूर्वकं व्याख्यानकलायां निपुणतार्थम् अपि सहस्वरवाचनं नितांत उपयोगी वर्तते। अब मौन वाचन आता है। मौन वाचन में बता रहे हैं कि मौन वाचनस्य जीवने अत्यधिकं महत्त्वं विद्यते। संस्कृते विकासेन सह अस्माकं साहित्यमपि अपरिमितमात्रायाम् अवर्धते। तस्य साहित्यस्य अवबोधनं पठनम् आत्मसात्करणं सहस्वरवाचनेन सम्भवः नास्ति। मौनवाचनेन एव ग्रहणं कर्तुं शक्यते। बहुजनानां मध्ये उपविश्य प्रत्येकस्मिन् स्थले प्रत्येकस्मिन् सहस्वरं सम्भवः नास्ति। एवं पठनेन अशान्तिः अपि जायते। अन्ये जनाः अपि स्वकार्येषु कष्टम् अनुभवन्ति। सहस्वरवाचने समयः अपि अधिकः व्यतीतः भवति। यतोहि नेत्रसञ्चालेन गत्यानुसारेण वाण्याः गतिः न चलति। ऊंचैवदनेन अपि वाक्तन्त्रे पीडा जायते। या च मौनवाचने न भवति। भावानाम् आत्मग्रहणदृष्ट्या अपि मौनवाचनस्य अति उपयोगी स्वीकृतम्। अन्यानां विषयाणामपि सारग्रहणदृष्ट्या मौनवाचनं बहु महत्त्वं वर्तते। मौनवाचनस्य उद्देश्यानि कानि सन्ति? तो छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्ति विकसित करना। देखिएगा, मौन वाचन हो या सहस्वर वाचन हो, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये उद्देश्यों के बारे में पूछा जाता है। तो मौन वाचन के जो उद्देश्य हैं उनमें पहला है छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्ति विकसित करणम, छात्राणां पठनगतौ क्षिप्रताकरणम, छात्रेषु चिंतन शक्ते मनोशक्ते विकास करणम, छात्राणां द्रुत पाठनं प्रोत्साहित करणम, अतिरिक्त समय से सदुपयोग करणम, छात्रेषु पठनं कृत्वा अर्थग्रहणस्य क्षमतायाः विकास करणम, पाठ्यपुस्तकानाम् अतिरिक्त साहित्य पठने रुचेः उत्पादनम, छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकास करणम, छात्राणां सृजनात्मक कार्य करने से प्रेरणा प्रदान करणम। तो इस प्रकार से आज हमने गद्य शिक्षण के अंतर्गत तो गद्य का स्वरूप है, गद्य की परिभाषा है, गद्य को आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है, अलग अलग दार्शनिकों ने गद्य की क्या परिभाषा दी है, गद्य के तो प्रकार हैं वो हमने देखे। गद्यम कविनाम इच्छाम वदंती, इस श्रुति के अनुसार भी जनश्रुति के अनुसार भी हमने गद्य के महत्व को जाना। तो इसी प्रकार आप भी इस इकाई को पुनः पढ़ें। धन्यवाद।